जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सुप्रसव जैन बाल सदन कैथल के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष राज्य का वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का लगातार 5वां बजट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। लगभग 500 वर्षों के इंतजार और संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण और भगवान श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सभी हरियाणा वासियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि राम राज्य की भावना के प्रसार से सुशासन के एक नए युग का सूत्रपात होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक अटल नक्षत्र की तरह चमक रहा है। भारत वर्ष 2023 में 6.7% की विकास दर के साथ दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मूल मंत्र से राष्ट्र ने कोरोना वायरस महामारी की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया और हाल में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया। पिछले वर्षों में हरियाणा ने अतुलनीय प्रगति की है, जो कि नए और जीवंत राज्य के उदय तथा एक पारदर्शी प्रौद्योगिकी आधारित शासन प्रणाली के साक्षी है। सरकार ने सामाजिक और भौगोलिक समावेशता के लिए काम किया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों, राज्य के सभी क्षेत्रों का बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के विकास किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2047 तक के अगले 2 दशक अमृत काल के हैं। इस काल में भारत दुनिया के अग्रणी विकसित देशों में से एक होगा, पुनः विश्व गुरु बनेगा। विकसित भारत की इस यात्रा में विकसित हरियाणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विकसित भारत और विकसित हरियाणा की नींव हमें सामूहिक प्रयासों और ठोस कार्य योजना से रखनी होगी। वृत्त आर्थिक मापदंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 6.1% रही है, जो वर्ष 2014-15 के 3,70,535 करोड़ रुपए से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 6,34,027 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में 5.6% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर दर्ज की गई। राष्ट्रीय विकास की तुलना में हरियाणा की तीव्र वृद्धि का अर्थ है कि अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष की जीएसडीपी की हिस्सेदारी में वर्ष 2014-15 में 3.5% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3.7% होने का अनुमान है, जो हरियाणा की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या का अनुपात जो लगभग 2% है, उससे कहीं अधिक है। हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद, राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2023 में 8% की वृद्धि अनुमानित है, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 3% की वृद्धि होने का अनुमान है। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में 86,000 रुपए से बढ़कर
2023-24 में 1,85,854 रुपए अनुमानित है। ये वृद्धि 114% है, जबकि हरियाणा में ये वर्ष 2014-15 में 1,47,382 रुपए से वर्ष 23-24 में 3,25,759 रुपए होने का अनुमान है, जो कि 114% के मुकाबले 121% की वृद्धि है। हरियाणा इसमें अग्रणी है। सकल घरेलू राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार संरचना 23-24 में वर्तमान मूल्यों पर कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित में द्वितीय क्षेत्र में हिस्सेदारी अर्थात सेकेंडरी क्षेत्र में 29.3% अनुमानित है। 23-24 में सकल राज्य मूल्य वर्धित तृतीय यानी टर्शरी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 52.6% और प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.1% अनुमानित है। 23-24 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रों में क्रमशः 8.6%, 6.3% और 13.8% की वृद्धि होने का अनुमान है। अब मैं 2024-25 के बजट के बारे में थोड़ा अनुमान आपके सामने रखता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं, जो 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से 11.37% की वृद्धि दर्शाता है। इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456 करोड़, मैं आंकड़ों में दशमलव के आंकड़े बोलने से थोड़ा समय बचेगा, इसलिए पूरे राशि बोलूंगा। इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456 करोड़ रुपए, पूंजीगत परिव्यय के रूप में 55,420 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो कुल बजट का क्रमशः 70.81% और 29.19% है। इसके अलावा वर्ष 2024-25 में हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनकी भी पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 8,119 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की योजना है। इसलिए कुल मिलाकर इस वर्ष का हमारा पूंजीगत परिव्यय 63,539 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बजट अनुमान 2024-25 में उत्साहजनक राजस्व प्राप्ति और अर्थव्यवस्था की वृद्धि के कारण मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष के बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है। 1,16,638 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया है, जिसमें 84,551 करोड़ रुपए का कर राजस्व और 9,243 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व शामिल है। कर राजस्व प्राप्ति में जीएसटी, वैट, आबकारी और स्टाम्प और पंजीयन शुल्क राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं। केंद्रीय कर का हिस्सा 13,332 करोड़ रुपए है और केंद्रीय अनुदान सहायता 9,512 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मैंने 72,722 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान लगाया है। राजकोषीय मानक, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्मानित सदस्य को यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम हमेशा राजकोषीय मानकों को विवेकपूर्ण मानकों के अंदर बनाए रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3% की जो परमिटेड सीमा है, उसके मुकाबले जीएसडीपी के 2.8% पर सीमित किया गया है। मैं वर्ष 24-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.77% राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव करता हूं, जो कि 3% की जो हमारी अनुमेय सीमा है उसके अंदर सीमित है। सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल हुए हैं। संशोधित अनुमान 2023-24 में ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 26% है, जो कि 33.1% के नॉर्म्स में निर्धारित सीमा में है। वर्ष 24-25 के लिए ऋण स्टॉक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15% अनुमानित है, जो 32.8% के निर्धारित मानदंडों से काफी कम है। हम राजकोषीय विवेकशीलता अपनाना जारी रखेंगे, क्योंकि सतत आर्थिक विकास का यही एकमात्र मार्ग है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम,
माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का वर्ष 23-24 में कारोबार 79,907 करोड़ रुपया रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से 11.94% की वृद्धि है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 9 वर्षों की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 43 उपक्रमों में से केवल 13 उपक्रमों ने 804 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया, शेष 30 घाटे में चल रहे थे। वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या बढ़कर 13 से 20 हो गई, जिनका कुल लाभ 1767 करोड़ रुपया रहा। इस तरह 963 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जो कि डबल से भी अधिक है। मुझे इस सम्मानित सदन को यह अवगत कराते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों का संयुक्त ऋण मार्च 2014 के 60,576 करोड़ रुपए के 27.4% कम होकर मार्च 2023 में 43,955 करोड़ रुपया कम हो गया, जो लगभग 17,000 करोड़ रुपया हमने ये कम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हरियाणा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रमुख योगदान करता है। सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1% की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक है। बीज, उर्वरक, बिजली जैसे इनपुट पर सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं के तहत उत्पादन के लिए डीबीटी के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के डिजिटल प्लेटफॉर्म को राज्य के किसानों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा हर सीजन में लगभग 10 लाख किसान अपनी फसल का विवरण उपलब्ध कराते हैं, जिससे सरकार को बाजार हस्तक्षेप के लिए रणनीति बनाने के लिए उपयोगी जानकारी मिलती है। हरियाणा के किसानों को उनकी उपज के लिए सुरक्षित कवच प्रदान किया गया है, चाहे वह खरीद के रूप में हो, मूल्य समर्थन के रूप में हो या फसल क्षति के मुआवजे के रूप में हो। प्रचलित बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच के मूल्य के अंतर आधार पर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की पर सीधी खरीद या भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से मूल्य अंतर के लिए सहायता प्रदान करने की रणनीति अपनाई है। पिछले 3 वर्षों में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद की है और इसका भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया है। सरकार ने खरीफ और रबी सीजन में 2023 में 29,876 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में जमा किया है। भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई है। सरकार राज्य के सभी किसानों को आश्वस्त करना चाहती है कि वह उनके योगदान को समझती है और हर समय उनके साथ खड़ी रहेगी। सरकार ने प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर किसानों को अपने दावे दर्ज करवाने में सक्षम बनाने के लिए ई क्षतिपूर्ति के रूप में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। इससे सरकार किसानों को सीधे सहायता प्रदान करने में सक्षम हुई है, जबकि पूर्व में यह सहायता भूस्वामियों को दी जाती थी। ई क्षतिपूर्ति से शीघ्रता से सत्यापन होता है और दावे भी जल्दी मिलते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा कराई जा गई है। वर्ष 2023-24 के दौरान 50,000 एकड़ लवणीय व जल भराव वाले क्षेत्र का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सब सरफेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का सुधार किया गया है और इस वर्ष कार्य पर 80 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय व जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुझे आशा है कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा चिन्हित बेकार और जल भराव वाली भूमि का अगले 3 वर्षों में सुधार किया जाएगा और खेती के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में किसान ड्रोन का बढ़ावा देने के लिए
हमने दृश्य के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की है। 100 किसानों को ये प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पराली जलाने की रोकथाम, प्रदूषण को कम करने की में भी किसानों की सहायता करने के लिए 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की हैं। प्रतिवर्ष 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रति एकड़ दी जा रही है। 14 लाख एकड़ के प्रबंधन के लिए 1,56,000 किसानों को पंजीकरण कराया। 23-24 के दौरान 139 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि किसानों में वितरित की गई। पराली जलाने के मामले 67% कम होकर 2303 हो गए हैं। हरियाणा बागवानी फसलों के लिए भी भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत 21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। वर्ष 23-24 के दौरान 41 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। मैं संग्रह, संरक्षण, थीम पार्क, शैक्षिक प्रशिक्षण, जर्म प्लाज्म के लिए और स्थानीय आबादी के लिए प्रमुख आकर्षण और प्रमुखता के केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए राज्य में 6 स्थानों पर 6 बोटानिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव करता हूं। 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें पंचकुला में कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए, हांसी में स्वच्छ रोपण सामग्री के लिए, चीका में वर्टिकल फार्मिंग के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के 2.1% दुधारू पशु हरियाणा के हैं। देश के दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 5.19% है। राज्य का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता 1098 ग्राम है, जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत दूध उपलब्धता 459 ग्राम का लगभग 2.5 गुना है। पशुधन मालिकों को उनके घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए नए 8 राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव है। घर द्वार पर पशु चिकित्सा ये सेवाएं प्रदान करने के लिए पहले से ही 21 मोबाइल पशु चिकित्सालय इकाइयां कार्यरत हैं। इस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया है और उनकी सेवाएं शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है। मुझे आशा है कि ये सेवाएं पशुधन मालिकों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी। मत्स्य पालन, इसको बढ़ावा देने के लिए 3 मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन के माध्यम से किसानों को घर द्वार पर ही मिट्टी और जल परीक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। 4000 एकड़ भूमि को मत्स्य और झींगा पालन के अंतर्गत लाया जाएगा। सहकारिता, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने व्यापक बहुउद्देशीय गतिविधियां सहकारी समिति अर्थात सीएम पैक्स नामक एक नया सहकारी आंदोलन शुरू किया है, जो उद्यमिता और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा। सीएम पैक्स में कृषि ऋण, फसल और खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन, भंडारण, परिवहन, भंडारागार, बीमा और अन्य ग्रामीण आधारित सेवाओं सहित अन्य गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी। मैं वित्त वर्ष 2024-25 में 500 नए सीएम पैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे उम्मीद है कि सीएम पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने फूलने के लिए एक मंच मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी ये जो प्राथमिक ग्रामीण ऋषि समिति यानी पैक्स ऋण समिति पैक्स के माध्यम से किसानों को ऋण दिए जाते हैं। मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूं। जो समय पर वापस देते हैं ब्याज तो 0%, जो समय पर नहीं देते हैं, मैं समय पर नहीं देते उनकी बात कर रहा हूं। जिनका बैठिए, जो डिफाल्टर हैं उनकी संख्या भी इस समय 5,47,900 किसान हैं, जिनका मूलधन तो 2140 करोड़ रुपया है, लेकिन उनके पर ब्याज और पेनल्टी इस समय बकाया 1739 करोड़ रुपया हो गई है। इनको 1739 करोड़ रुपए की छूट की घोषणा करता हूं। बात कही है, आज एनएसए क्यों लगा दिया शांति प्रिय किसानों पर आपने?
आज जो बात हो रही है उस पर चर्चा करेंगे, बजट का सेशन। मैं पूछ रहा हूँ जी, आपने किसानों की बात करें ना, मुझे मालूम नहीं, किसानों की बात करें, मुझे मालूम नहीं और क्या सोच रखा आपने, क्या नहीं सोच रखा, लेकिन बजट के बिंदुओं पर बैठे हरियाणा के आप बजट के बिंदुओं पर बात करें हुड्डा जी। बजट का एक नॉर्म होते हैं, आज बजट की विषय की चर्चा हो रही है तो इसलिए उस बिंदु को रख रहा हूं मैं। नहीं, किसान की बातें अभी चल रही हैं, किसान की बातें चल रही हैं। किसान जितना प्यारा आपको है उससे ज्यादा प्यारा मेरे को है। मैंने स्वयं अपने हाथ से हल भी चलाया है, मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं। आज भले छोटी किसानी मेरी होगी, मैं किसान हूं, मैं किसान के दर्द को समझता हूं, मैं किसान के दर्द को समझता हूं। ऐसा है कि कल बहुत चर्चा हो ली, अविश्वास प्रस्ताव अच्छा तो कल इसी पर अभी चर्चा मैं एक योजना, एक किसान के हित में एक योजना बताई है, वो आपको या तो पच नहीं रही है या आपको मंजूर नहीं है। अपनी अच्छी योजनाओं की सराहना करना सीखें। मैं तो जो लोग ऐसे हैं जो समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं, और ये पहले भी हम लेके आए हैं, हम ये योजना पिछले 9 वर्ष में एक बार पहले भी लेके आए हैं, आज दोबारा से लेकर के आ रहे हैं कि ऐसे जो डिफॉल्टर किसान जो समय पर भुगतान नहीं कर सके, किन्हीं कारणों से भी नहीं कर सके होंगे, उनका साल के बाद अगर समय पर फसली भुगतान नहीं हुआ होता है तो उनको ऋण भी यानी ब्याज भी लगता है, जुर्माना भी लगता है। वो जुर्माना और ऋण जो है उसके किसानों की संख्या मैंने बता दी, 5,47,900 किसान हैं और उनका जो कुल मूलधन की राशि 2140 करोड़ रुपया है और उनके ऊपर ब्याज और जुर्माना 1739 करोड़ रुपया है। आज उनको दोबारा से ऋण लेने में कठिनाई आ रही है। अब हम स्कीम ला रहे हैं कि अगर ये 30 सितंबर 2023 तक का, यानी फसली ऋण जो पिछला लिया गया था, उस ऋण को यदि अगली फसल के समय 31 मई 2024 तक ये जमा करा करके अपने ब्याज और जो उनकी पेनल्टी है उसको माफ करा देंगे, उसके बाद ये दोबारा ऋण लेने के योग्य हो जाएंगे अगली फसल के लिए। एक मुख्यमंत्री जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री मनीष ग्रोवर, पूर्व मंत्री हरियाणा, अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हैफेड ने निर्यात बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है। वर्ष 23-24 में 126 करोड़ रुपए मूल्य के 13,700 मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात ऑर्डर ये मिले हैं। किसानों को मूल्य संवर्धन के माध्यम से सहायता करने के लिए रादौर में हल्दी तेल पैकिंग लाइन के साथ प्रतिदिन 3 मीट्रिक टन क्षमता का एक नया आधुनिक हल्दी संयंत्र ये स्थापित किया गया है। भारत सरकार की मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत औद्योगिक मॉडल टाउनशिप में एक मेगा फूड पार्क ये स्थापित किया जा रहा है। मैं वर्ष 2024-25 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और सहकारिता के लिए 7,570 करोड़ रुपए को आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के 5,449 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में 38.9% की वृद्धि है इसे एक वर्ष में। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा तंत्र इसका विस्तार करने के लिए कई उपाय किए हैं। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता एवं संबंधित पेंशन जो वर्ष 2014 में 1,000 रुपया मासिक थी, अब बढ़कर 3,000 रुपया प्रति माह हो गई है। वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कुल 1753 करोड़ रुपए का खर्च किया गया, जो कुल बजट परिव्यय का मात्र 3.2% था। यह वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1753 करोड़ के मुकाबले 10,971 करोड़ रुपया हो गया है, जो कुल बजट परिव्यय का 5.78% है, लगभग डबल। दिसंबर 2014 में ये लाभार्थियों की संख्या 22.62 लाख थी, जो अब बढ़कर 31.51 लाख हो गई है। ये भी 1.5 गुना हो गई है। सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन, 40 वर्ष से अधिक आयु के विधुर और 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित, इनको भी पेंशन देने का फैसला किया है और इनको भी प्रोएक्टिव मोड में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से
क्रियान्वित करके ये सुविधा लाभार्थियों के घर द्वार तक पहुंचाई गई है। प्रोएक्टिव मोड के माध्यम से पिछले 18 महीनों में 2.14 लाख से अधिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लाभार्थियों की पहचान की गई है, जो पिछले एक वर्ष में 5,940 से अधिक दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों की पहचान की गई। सरकार का अगले 3 महीनों में प्रोएक्टिव पेंशन प्रावधान को अन्य योजनाओं जैसे कि विधवा बहनें, निराश्रित महिला पेंशन, 40 वर्ष से अधिक आयु के विधुर, 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित की पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता और स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता की स्कीमों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। जो वरिष्ठ नागरिक कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अब तक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता ये नहीं दिया जाता है। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां ईपीएफ पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह से भी कम है। मैं ऐसे पेंशनधारियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि सरकार द्वारा दिए गए भत्ते और ईपीएफ पेंशन का कुल योग 3,000 रुपये प्रति माह या समय समय पर संशोधित वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के बराबर हो जाए, ताकि वो कमी को पूरा कर दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले साल मैंने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि भविष्य में दिव्यांग बच्चों के स्कूल सीधे सरकार द्वारा संचालित किए जाएंगे, ताकि ऐसे बच्चों की उचित शिक्षा और देखभाल सुनिश्चित की जा सके। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 7 स्कूलों के लिए ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गरीब परिवारों के 6 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सदस्य की मृत्यु होने पर दयालु योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। योजना के शुभारंभ के बाद वित्त वर्ष 23-24 में अब तक 8,067 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक योजना डिफॉल्ट वाले बिजली उपभोक्ता इनके लिए शुरू की थी, जिसमें डिफॉल्ट करने वाले सबसे गरीब परिवार डिफॉल्ट राशि की छूट के पात्र होंगे, जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष तक है। जो डिस्कॉम के घरेलू उपभोक्ता हैं या थे, जिनकी बिजली की औसत मासिक आय पिछले 12 महीनों में 150 यूनिट प्रति माह तक है, वे 2 या अधिक बिलिंग चक्रों के लिए डिफॉल्टर हैं। इस योजना के तहत जनवरी 24 तक 15,476 उपभोक्ताओं को लाभ मिला है, जिनकी कुल 74 करोड़ रुपए की राशि माफ की गई है। सरकार ने सबसे गरीब परिवारों के आय को कम से कम 1,80,000 रुपए प्रतिशत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये शुरू की गई है। मेले लगाए गए, इसमें 89,000 आवेदन विभागों द्वारा प्रेषित किए गए, 50,000 से अधिक ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 38,568 ऋण ये वितरित किए जा चुके हैं। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा हरित स्टोर नामक खुदरा दुकानों के रूप में एक अनूठी पहल शुरू की गई है। वर्तमान में 1,050 खुदरा दुकानें खोली गई हैं। 686 दुकानें सरकार द्वारा किए गए मुद्रा ऋण से संचालित की जा रही हैं। 396 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के युवा हैं। हरियाणा भर में हरित स्टोर के माध्यम से कुल 435 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। इन स्टोर्स को संचालित करने वाले युवाओं को आय का एक स्थायी स्रोत मिला है। मैं वर्ष 2024 में इसके अतिरिक्त 1,000 नए हरित स्टोर खोलने का प्रस्ताव करता हूं। हरियाणा अंत्योदय परिवहन योजना, एब्रीवेशन में इसका नाम रखा है हैप्पी, की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिसमें गरीब परिवारों 30 प्रतिभागियों का चयन करना है। पिछले वर्ष मैंने घोषणा की थी कि सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से 200 करोड़ रुपए के कोष के साथ एक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना करेगी, जो उन स्टार्टअप उद्यमियों को ऋण और इक्विटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जो महिलाएं हैं या ऐसे परिवारों से आते हैं जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है या अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, वेंचर कैपिटल फंड उन युवाओं को उद्यमी बनाने में सहायता करेगा, जहां परियोजना लागत 5 करोड़ रुपए तक है। ये परियोजना वर्ष 2024-25 में भी चालू रहेगी। वर्ष 24-25 में युवा क्षेत्र को नहीं चालू हो जाएगी, अभी चालू हुई नहीं है, चालू अब हो जाएगी 24-25 में। 24-25 के लिए युवा क्षेत्र को 1,349 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। पंचायती राज संस्थाएं,
सरकार के तीसरे टीयर यानी पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली में जवाबदेही के साथ स्वायत्तता के सिद्धांत के समावेश के लिए हमारी सरकार समर्पित है। पंचायती राज संस्थाओं को एक परिभाषित फार्मूले के आधार पर यानी राज्य के स्वयं के कर राजस्व यानी एसओटीआर के 7% और छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर प्रति व्यक्ति के आधार पर और इसी तरह केंद्र राज्य हस्तांतरण की तर्ज पर धनराशि सीधे हस्तांतरित की जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों का आवंटन स्पष्ट और विशिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं ने सौंपे गए कार्यों की प्रकृति व प्राथमिकता स्वयं निर्धारित कर सकती है। इस वर्ष पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2446 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और अगले वित्त वर्ष 24-25 के लिए ये प्रावधान 2968 करोड़ रुपए का है, जो लगभग 20% की वृद्धि की गई है। जिला परिषदों के 699 पद सृजित करके एक समर्पित इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की गई है ताकि वे ग्रामीण बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां संभाल सकें। 710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेवारी जिला परिषदों को सौंपी गई है। जिला परिषदों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों के रखरखाव के अलावा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी जिला परिषदों को सौंपी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के चौपालों की मरम्मत के लिए धन की मांग है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि इन पालों का सही रखरखाव और प्रयोग हो, मैं राज्य की अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की चौपालों की मरम्मत के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से 100 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। इन चौपालों की मरम्मत की मांग ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल पर अपलोड की जा सकती है या जन संवाद कार्यक्रम में उठाई जा सकती है। 59 ग्रामीण प्रशासन में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन प्रतिनिधियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देते हुए सरकार ने उनके मानदेय में वृद्धि की है। मानदेय को निर्वाचित प्रतिनिधियों के बैंक खातों में सीधे जमा करवाने का कदम उठाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन गया है। सरकार ने 10,000 और इससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हापर टिपर डंपरों की खरीद शुरू कर दी है। इन्हें ड्राइवर कम वेस्ट कलेक्टर उपलब्ध करवा रही है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7,326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए हैं। संग्रहण के बाद ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए 10,000 उससे अधिक आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन शेड का निर्माण किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की संगठित और संस्थागत प्रणाली से गांव स्वच्छ होंगे। 2024-25 में मैं अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का उन सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं जिनकी आबादी 7,500 से ऊपर हो गई है। मैं वित्त वर्ष 24-25 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष 6,213 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.11% की वृद्धि है। शहरी विकास पंचायती राज संस्थाओं की तरह सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिनमें छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रति व्यक्ति आधार पर धन हस्तांतरित किया जाता है। वित्त वर्ष 23-24 में शहरी स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग अनुदानों के रूप में 2001 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है और 24-25 के बजट में 2,428 करोड़ रुपए की राशि का निर्धारित की गई है। जो नगर पालिकाएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें समय समय पर अनुदान के रूप में अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि शहरी स्थानीय निकायों में मुख्यमंत्री सामूहिक शहरी विकास योजना और दिव्य नगर योजना के माध्यम से व्यय के लिए वित्तीय प्रयोग के अतिरिक्त है। इसमें वित्त वर्ष 24-25 में 900 करोड़ रुपए के बजट का अलग से प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में ऐसी 1152 कॉलोनियों को अधिसूचित किया गया है जिनमें नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचों की कमी है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि नई नियमित की गई कॉलोनियों के विकास को गति देने के लिए
430 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की पहले मंजूरी दे दी गई है और वर्ष 24-25 में विकास कार्यों में और तेजी आएगी। सरकार इन सभी कॉलोनियों में सभी बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और अगले 2 वर्षों में इन दायित्वों को पूरा करेगी। नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 24-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। पीएम स्वामित्व योजना की तर्ज पर मैं नगर पालिकाओं में शामिल किए गए गांवों की आबादी देय में संपत्तियों के मालिकों को संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए शहरी स्वामित्व योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे संपत्तियों के मालिक पीएम स्वामित्व के तहत ग्राम पंचायतों की आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों के मालिकों को मिलने वाले लाभ के समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ये नीति शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में अधिसूचित कर दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करने का प्रस्ताव करती है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2-2 और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक सभागार ऑडिटोरियम ये बनाए जाएंगे। सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा स्थानीय नगर पालिका के सहयोग से इन सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना का कार्य किया जाएगा। नगर एवं ग्राम आयोजना टाउन कंट्री प्लानिंग बाहरी विकास शुल्क यानी ईडीसी की पुरानी लंबित देय राशियों की वसूली के लिए विवादों का समाधान योजना शुरू की गई थी। यह योजना अत्यंत सफल रही है। इसमें 286 लाइसेंस धारकों ने 31 जनवरी 2024 तक 2666 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाई है। मैं इस योजना को 30 सितंबर 2024 तक आगे बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं ताकि शेष लाइसेंसधारी भी योजना का लाभ उठा सकें। महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना की शुरुआत गुरुग्राम में जीएमडीए से शुरू की गई थी। इसके बाद 3 ऐसे अन्य प्राधिकरण फरीदाबाद एफएमडीए, पंचकुला पीएमडीए और सोनीपत एसएमडीए स्थापित किए गए हैं। हिसार के लिए एचएमडीए की स्थापना प्रक्रियाधीन है। बढ़ती आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अगले 5 वर्षों में 3400 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विस्तार करेगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण इसी अवधि में 1200 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ सड़क नेटवर्क और 900 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति व सीवरेज नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। सोनीपत और पंचकुला महानगर प्राधिकरणों ने हाल ही में काम शुरू करना शुरू किया है। उम्मीद है कि हिसार महानगर प्राधिकरण शीघ्र काम करना शुरू कर देगा। मैं सोनीपत, पंचकुला और हिसार प्राधिकरणों को भी 100 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि ये राजस्व का स्थायी स्रोत उपलब्ध होने तक विकास गतिविधियां चला सकें। मैं वर्ष 2024-25 के बजट में शहरी क्षेत्र के लिए 5,980 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के 4,323 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38%, ये थोड़ा मुझे 38 हो जाता है, ठीक है, 38% की वृद्धि है। 1600, ठीक है। सभी के लिए आवास। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने पिछले साल एक नई योजना मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना ये शुरू की है, जिसका उद्देश्य उन परिवारों को आवास प्रदान करना है जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए तक है और जिनका स्वयं का मकान नहीं है। इस योजना में 2.89 लाख परिवार पंजीकृत हैं। इनमें से 14 कस्बों और शहरों में भूमि की पहचान कर ली गई है और पंजीकृत लाभार्थियों को भूखंड आवंटन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में इसका लाभ हरियाणा के सभी कस्बों और शहरों तक पहुंचा दिया जाएगा। वर्ष 2024-25 में ऐसे लाभार्थियों को प्लॉट